हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हमारे पास हर हफ्ते आपके सैकड़ों ईमेल्स और फोन आते हैं, लेकिन जिन सवालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है वो है प्रॉपर्टी के साथ जुड़े लीगल या कानूनी मसले। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार में ही आपकी ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सुलझाया जाए। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉपर्टी गुरु का ये लीगल स्पेशल शो, जिसमें हम सुलझाएंगे प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी हर तरह की कानूनी समस्या को। और इस लीगल स्पेशल में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर, जो पिछले 5 सालों से इस शो में प्रॉपर्टी से जुड़ी आपके कानूनी उलझनों को दूर कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। उदय जी, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो कि है नासिक से श्रीनिवास पिल्लई साहब। श्रीनिवास जी, पूछिए अपना सवाल। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स CNBC आवाज एंड लीगल एक्सपर्ट्स फॉर कंसिडरिंग माय केस। सर केस ऐसा है कि हमारे पापा ने मॉर्गेज रखी थी जमीन उनके अपने छोटे भाई के पास में करीब 12 साल पहले। तो एक्चुअली उनका मॉर्गेज में ऐसा लिखा हुआ था सिर्फ कि जब हमारे पास में पैसा आएगा, मेरा उनके पास में पैसा आएगा तो वो आपको पैसा दे देंगे और जमीन ले लेंगे, इस टाइप का। और वो एक्चुअली ऐसा है कि रबर प्लांटेशन है वहाँ पे, और रबर प्लांटेशन लगाने के लिए भी पिताजी ने पैसे दिए थे वहाँ पे सारा। और जी, अब हम लोग जाते आते थे और दोनों भाइयों का कॉर्डियल रिलेशन ये सब देखते हुए पिताजी ने भी कभी बात छेड़ी नहीं और ऐसा कुछ बात हुआ नहीं है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब पेड़ वगैरह बड़ा हुआ है, करीब आफ्टर 7 to 8 years मैंने फ्लैक्स देना शुरू करता है, तो उसका भी एक पैसा हमने कभी हिसाब मांगा नहीं ना, हमने तो कभी मांगा नहीं ना, डैडी ने कभी मांगा है ये सब चीजें। लेकिन समवॉट वी केम टू फ्रॉम आउटसाइड कि भाई वो शायद प्रॉपर्टी जो है उन्होंने अपनी बेटी या जवाई के नाम पे कर दिया करके। तो दिस वाज वेरी एस्टॉनिशिंग फॉर अस। तो एक बार हमने बात छेड़ी, ऐसे मैंने ही सामने से बात छेड़ी थी, तब उस टाइम पर उन्होंने बोले कि हमको एक बार उनसे बात करनी पड़ेगी। अच्छा, एक्चुअली ये चीज हमने डिस्कस की थी डैडी से भी, तो उनको भी बड़ा सरप्राइज लगा कि ये कैसे क्या करके कि इन्होंने प्रॉपर्टी वहां से कैसे किया करके, विदाउट डिस्कसिंग विदाउट एनी ऑफ आवर फैमिली मेंबर, ऐसा। तो ये सब डिस्कस नहीं की थी उन्होंने, और अभी जब बात किए हैं तो बोलते कि एक बार तो उनसे बात करनी पड़ेगी। तो जी पिल्लई साहब, तो इसमें क्या समस्या आपकी, आप हमें बताएं कि यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये है कि सर अभी हमें ये चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी लैंड है हमें वापस मिल जाए करके। जी, तो आप चाहते हैं किस तरह से इस समस्या का समाधान होगा? उदय जी, इनके लिए क्या सलाह है? मुझे 2 सवाल आपसे जो आपने नहीं बताए। आपने जब ये प्रॉपर्टी खरीदी, आपका रजिस्टर्ड व्यवहार हुआ है? एक नहीं सर, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो दादाजी ने डिवाइड किए थे अंकल के और पिताजी के नाम से, और वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इन्होंने रखी। दादाजी ने जब डिवाइड की उन्होंने कोई विल बनाया था कि वो ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग कर दी? नहीं, डैडी का अलग बना हुआ था और अंकल का अलग बना हुआ था, दोनों का सेपरेट बना हुआ था। तो विल के हिसाब से आपको पहले तो प्रॉपर्टी पे आपका नाम चढ़ाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। 7/12 उतारा में दादाजी का नाम कैंसिल करके आपका चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मॉर्गेज डीड आपने किया है तो वो रजिस्टर्ड है? नहीं, जस्ट एक सिंपल प्लेन पेपर पे। कोई बात नहीं, तो पहले अपने नाम से रजिस्टर करो, अपना दावा लगाओ। उन्होंने अगर मॉर्गेज डीड पे इंसिस्ट किया या रिकवरी सूट फाइल किया तो आप वो पैसा मुआवजे के साथ उनको दे सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कवर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फैमिली डिवीजन सूट फाइल करना पड़ेगा, फैमिली पिटीशन फाइल करना पड़ेगा हाईकोर्ट के सामने आपके प्रॉपर्टी के लिए। तो ये 3 चीजें आपको करनी है, आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल सकती है। चलिए पिल्लई साहब, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो लंबी सी समस्या है, जो कई सालों से आप जिसे कह रहे हैं कि ये बनी हुई है, अब उदय जी की सलाह के बाद अगर ये तीनों काम आप कर लेते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब हम लेते हैं एक ईमेल जो आया है, मनीष सनवरकर साहब ने भेजा है। उनका कहना है कि रीसेल में फ्लैट लेने से पहले कौन से कागज होते हैं जिन्हें सावधानी से जांच लेना चाहिए और जिनका जरूर ध्यान रखना चाहिए, और ये कई और दर्शकों के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। इसका जवाब उदय जी। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत लोग फंसाए जाते हैं आजकल। पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि एक सर्च रिपोर्ट जो लैंड पे आपकी बिल्डिंग खड़ी है उसका लेना चाहिए कि वो किसके नाम पे है। दूसरी बात आपको ये देखना चाहिए कि बिल्डर और वो जो मालिक है उसमें क्या एग्रीमेंट हुआ है। तीसरी चीज, ये सर्च रिपोर्ट के बाद आपको ये देखनी चाहिए कि जो फ्लैट आप खरीद रहे हैं उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है या नहीं, बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या नहीं, पानी का वहां पे सप्लाई कैसे है और कौन से रेट से है। आपको ये भी देखना चाहिए कि साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक रेट से मीटर्स लगे हैं या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके ऊपर कोई मॉर्गेज या कोई लोन
है या नहीं, ये भी आपको सर्च करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए या वहाँ रजिस्टर्ड सोसाइटी के जरिए। जो मेंबर आपको ये फ्लैट बेच रहा है वो मेंबर के नाम पे ये फ्लैट है या नहीं है, और उस मेंबर ने सोसाइटी के सारे ड्यूज दिए या नहीं है, जबकि आपका ट्रांसफर इजी हो सके। तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको देखना चाहिए, नहीं तो आपके साथ धोखाधड़ी कभी भी हो सकती है और प्रॉपर्टी को आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए, तो अगर आप में से कई लोग रीसेल में फ्लैट लेने का मन बना रहे हैं तो उदय जी के ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इन में से किसी भी एक पॉइंट को भी छोड़ते हैं तो हो सकता है भविष्य में आपको दिक्कत हो। तो ये सारी बातों को जरूर जांच ले इससे पहले कि आप कोई मकान खरीदें या कोई डील फिक्स करें। और बिपिन जी, कन्वेंस भी देखना चाहिए इन्होंने बार बार। अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कई बार बिल्डिंग का कन्वेंस मुंबई में 40-40 साल कन्वेंस नहीं हुआ लोगों का, फिर आगे चल के दिक्कत आती है रीडेवलपमेंट में। तो कन्वेंस भी देखना बहुत। चलिए, तो उन सभी पॉइंट्स में एक और पॉइंट जोड़ दिया यहाँ पर उदय जी ने कि कन्वेंस का भी देखा जाना यहाँ पर बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे कॉलर है नीरज सिंह जी। नीरज, पूछिए अपना सवाल। सर, मैंने रिसेंटली एक फ्लैट खरीदा जी, जो उसमें ऑलरेडी पुराना जो हम लोगों का जो बिल ओनर था वो 10,000 भर चुका। अभी जो रजिस्टर सोसाइटी हमसे 7,000 फिर पूछ रही है सेकंड सेल पे। तो ये आपकी समस्या है कि ऑलरेडी आपके जिनसे आपने मकान खरीदा है वो पैसे भर चुके हैं, लेकिन अब सोसाइटी आपसे दोबारा पैसे मांग रही है। क्या ये जायज है उदय जी? ऐसा है कि सोसाइटी, अगर मकान इन्होंने जिनसे खरीदा उनके नाम पे है तो पैसा तो उन्हें नहीं भरना है वापस। सोसाइटी अपने ड्यूज मांगती होगी। अगर उन्होंने ड्यूज पे नहीं किए हैं तो ये ड्यूज सोसाइटी का पूछना वाजबी है, मगर वो फ्लैट सील नहीं कर सकती। ये फ्लैट का पोजीशन लेके सोसाइटी की ड्यूज देके अपने नाम पे ट्रांसफर करके फिर जिस शख्स से इन्होंने फ्लैट लिया है उसे रिकवरी भी ये कर सकती है। एक्चुअली रिकवरी जो है वो सोसाइटी को करनी चाहिए, मगर सोसाइटी ट्रांसफर नहीं करेगी जब तक पहले वाले का ड्यूज नहीं आया। तो इसके लिए शॉर्टकट इनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप वो ड्यूज भर दो आपके सारे कानूनी हक रखते हुए, और फिर वो जिनसे आपने खरीदा है उनसे वसूल कर लो रिकवरी सूट। तो उदय जी, यहाँ पर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रश्न लिया कि जो जब आप रीसेल में फ्लैट लेते हैं तो एक ये मेन चीज मैंने कहा कि सोसाइटी के ड्यूज दिए या नहीं दिए, और ट्रांसफर करने का उनका बैलेंस कितना बाकी है सोसाइटी का। कई लोग सोसाइटी के ड्यूज नहीं भरते, फ्लैट बेच के चले जाते, और ये दिक्कत उनको फिर आती है जी। तो चलिए, आप लोग भी अगर रीसेल में, मैं फिर कहूंगा एक बार अगर फ्लैट लेने जा रहे हैं तो ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। आपने यहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण देख लिया कि किस तरह की दिक्कत यहाँ आ सकती है। तो अगर आप भी इस तरह की किसी भी दिक्कत से बचना चाहते हैं तो सोसाइटीज के लिए पहले ऑनर के जिससे आप घर खरीद रहे हैं उसके कोई ड्यूज तो नहीं है, इसे भी जरूर चेक कर लें। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस लीगल स्पेशल में सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। प्रॉपर्टी गुरु में आप देख रहे हैं हमारा लीगल स्पेशल, जहां पर हमारे साथ मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर, और उनके साथ मिलकर हम आपकी समस्याएं सुलझा रहे हैं, कानून से जुड़ी हुई लीगल प्रॉब्लम्स जो कि आपकी प्रॉपर्टी से यहां पर निकल कर आती हैं जब आप प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं। बहरहाल हमारे अगले कॉलर हैं मंगेश येनवास्कर साहब, नागपुर से इन्होंने फोन किया। मंगेश जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे मम्मी ने एक विल बनाया था 2005 में जी। उसमें एक प्लॉट 10,000 स्क्वायर फीट का मेरे बच्चे के नाम पे किया था। वो विल चेंज करके मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट डीड बनाया है और वो प्लॉट सेल किया है 2011 में जी। तो क्या ऐसा हो सकता है? जी उदय जी, सवाल ये है कि क्या आपका विल रजिस्टर्ड था? विल रजिस्टर्ड था। हाँ, तो अगर आपका विल रजिस्टर्ड है तो आपको सिटी सिविल कोर्ट में क्लेम करना चाहिए, और रजिस्टर्ड विल पे, क्योंकि आपका विल पहला है वो होगा, और दूसरा विल फर्जी बताना चाहिए क्योंकि वो लेटेस्ट है या नहीं ये भी देखना चाहिए। क्योंकि आपकी मम्मी अगर रजिस्टर्ड विल भी है तो रजिस्टर्ड विल पहले कैंसिल करना चाहिए, और उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद ही वो दूसरा विल कर सकती है। मगर अगर उन्होंने दूसरा विल भी रजिस्टर्ड किया है तो कौन सा विल बराबर है, क्योंकि आपको सिग्नेचर एक्सपर्ट से भी रिपोर्ट लेना पड़ेगा, और इस विल में जो पहला विल रजिस्टर्ड है वो कैंसिल किए बिना दूसरा विल नहीं किया जा सकता कानूनी तौर पर। मगर
ये देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने उसमें कहा है कि मैं पहले वाला विल रद्द करती हूँ और नया वाला विल करती हूँ, तो वहाँ सिग्नेचर की जांच पड़ताल हो जाएगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन सा विल अप्लाई करेगा। तो आपको ये स्टेप्स लेनी पड़ेगी। इसके सिवा आपको वो राइट आपका जो है हक है नहीं मिल सकता है। मगर ये तो आपको करना पड़ेगा कि ये विल को चैलेंज करना पड़ेगा, दूसरे वाले को अपना विल कोर्ट को रजिस्टर्ड बताना पड़ेगा और आपके भाई साहब ने या जिन्होंने भी ये विल कैंसिल करा के अपनी गिफ्ट डीड किए हैं, उनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उनका विल लेटेस्ट है और पहला कैंसिल किया है। चलिए मंगेश जी, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि उदय जी की इस सलाह के बाद आपकी समस्या काफी हद तक सुलझ गई होगी। बस जैसा उदय जी ने कहा, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर है मुंबई से संजय। संजय जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, सर मेरा सवाल है जी। एक्चुअली मेरा एक प्रॉपर्टी है मुंबई में ही जी, लेकिन वो मेरे मम्मी के नाम पर है। ओके। और सेकेंड नाम मेरा आता है जी। तो अभी मम्मी जी तो एक्सपायर हो गई है। तो अब वो प्रॉपर्टी मुझे अपने नाम पे कैसे करना है और उसके शेयर सर्टिफिकेट्स कैसे मेरे नाम पे आएंगे, वो जानना था सर। जी जरूर। उदय जी यहाँ इनकी अब क्या सहायता कर सकते हैं? संजय जी, आपका फ्लैट है? हाँ जी। अगर फ्लैट है तो वो पहले तो आपको सोसाइटी के पास जाना पड़ेगा। वहां पे आपके नाम पे मम्मी का नाम शेयर सर्टिफिकेट से डिलीट करके जिसे हम ट्रांसमिशन करते हैं वो करना पड़ेगा और आपके नाम पे लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर प्रॉपर्टी कार्ड मतलब जो आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है वो तो होगा ही सोसाइटी के पास। आपका अगर ज्वाइंट नेम पे, तो ये फ्लैट फिर आपके नाम पे सोसाइटी को रिक्वेस्ट करके 25,000 रुपया ट्रांसफर फी देके आप ट्रांसफर करा सकते हैं। मगर जबकि आप उनके लड़के हैं तो ये ट्रांसफर फी भी आपको नहीं लगेगा, बशर्ते आपका नाम ज्वाइंट नेम है। तो ये ट्रांसमिशन की फॉर्मेलिटी, मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट सोसाइटी को देके आप कर सकते हैं। चलिए संजय जी, तो काफी इजी प्रोसेस यहाँ पर आपको उदय जी ने बता दी और इन पूरी प्रोसेस को फॉलो करके आपका प्रॉपर्टी पर ये आपके नाम पे हो जाएगी प्रॉपर्टी और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। बहरहाल अब हम लेंगे एक ईमेल जो कि आया रायगढ़ से। कमल मित्तल साहब ने भेजा है, पूछना चाहते हैं कि उनकी बिल्डिंग में कुछ फ्लैट ओनर्स ने अपनी पर्सनल पार्किंग बाहर वालों को किराए पर दे दी है। सोसाइटी ने विरोध भी जताया इस पर, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में अब वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं? उदय जी, पहले तो ये बात है कि पार्किंग एम्यूनिटी है फ्लैट के साथ आती है। जिसका पार्किंग है वो बाहर वालों को दे नहीं सकता, मेंबर को ही दे सकता है। सोसाइटी पार्किंग की मालिक है। सोसाइटी के थ्रू आपको एक एक्शन लेना चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए और इनका पार्किंग वहां से हटा देना चाहिए। इसके बावजूद भी आप तकलीफ दे रहे हैं तो क्रिमिनल प्राइवेट कंप्लेंट आप कर सकते हैं, जिसके थ्रू मजिस्ट्रेट पुलिस को कार्रवाई करने कहेगा। और सोसाइटी की पार्किंग, क्योंकि ये ट्रेस पासिंग का सवाल है। आपकी प्रॉपर्टी में, सोसाइटी की प्रॉपर्टी में बाहर वाले आके ट्रेस पासिंग नहीं कर सकते जब तक इनका बाकायदा गैरेज का कोई एग्रीमेंट सेपरेटली हो जिसमें ये सोसाइटी को मेंटेनेंस देते हो, तो बात अलग है। यहाँ तो क्लियर कट ट्रेस पासिंग है और वो गैर कानूनी है। आप जरूर कार्रवाई पुलिस के थ्रू, क्रिमिनल कोर्ट्स के थ्रू इनके ऊपर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर यह साफ हो गया कि अगर आपकी सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति किसी बाहर वाले को, यानी जो सोसाइटी से बाहर लोग रहते हैं, उनको अगर अपनी पार्किंग का इस्तेमाल करने के लिए देता है तो गैर कानूनी, और आप पुलिस में सीधे सीधे इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पर वक्त हो गया है हमारे इस लीगल स्पेशल में एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे और लीगल सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रॉपर्टी गुरु में आप देख रहे हैं हमारा लीगल स्पेशल, जहां पर हम आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर और अब हम लेते हैं अपने अगले कॉलर को, जो कि है मुंबई से राजेंद्र दलवी साहब। राजेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी पूछिए। हेलो वाविकर सर। हाँ नमस्कार। मैं राजेंद्र दलवी बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि हमारे एक सोसाइटी है अंधेरी में, वहाँ पे एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है 2005 से, और 2007 में हमारा पहला एग्रीमेंट हुआ था बिल्डर के साथ। और अब 2011 में बिल्डर के कहने से सोसाइटी में सब लोगों ने अभी अपने रूम्स वेकेंट किए, लेकिन अभी तक हैंड ओवर नहीं किए हुए।
और ऐसा पता चला है कि कुछ उन्होंने जो चेक दिए थे कॉर्पस फंड के, वो कुछ उनमें से कुछ चेक जो बाउंस हो चुके हैं, और अभी जो रेंट देने की जब बारी आ रही है तो कुछ कम से कम पिछले 3-4 महीने से कुछ रेंट दिया नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने कुछ इंक्वायरी की बिल्डर के बारे में, तो पता चला है कि बिल्डर ने और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स लिए और वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, और जो अभी बिल्डर के ऊपर का ट्रस्ट है हमारा वो कम हो चुका है। तो इस हालत में हमें अभी लीगल एक्शन करना है, तो कैसे क्या कर सकते हैं हम? आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ वैसे तो सोसाइटी है 72 मेंबर की, और कम से कम 20-25 लोग तो अभी हम लोग जो मिले हैं जिन्होंने मतलब डिस्कस किया है कि ये बिल्डर के ऊपर अभी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है हमारा, कि ये आगे चल के हमें हमारी बिल्डिंग रीडेवलप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और काफी सारे मतलब मीटिंग्स वगैरह चल रही है, तो और भी लोग आ जाएंगे हमारे साथ। वैसे देखा जाए तो पूरी सोसाइटी हमारे साथ है। अगर सोसाइटी आपके साथ है, मेजॉरिटी आपके साथ है, तो आप बिल्डर का एग्रीमेंट जनरल बॉडी को बुला के टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट है वो देखना पड़ेगा। उसमें अगर उसने समय का प्रावधान रखा होगा कि इतने साल में मैं रीडेवलप करूंगा और नहीं किया होगा, तो इस सेवा की त्रुटि के लिए आप उसका एग्रीमेंट, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, करार है, उसका भंग उसने किया है, और इस करार भंग के लिए आप उसका एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकते हैं। बशर्ते जो भी कॉर्पस दिया होगा वो आपको उनको वापस देना पड़ेगा। आप दूसरा बिल्डर भी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आपके एग्रीमेंट में क्लॉज है कि आर्बिट्रेशन के लिए जाना है, तो शायद बिल्डर भी आर्बिट्रेशन के लिए मूव कर सकता है। मगर आपको वही बिल्डर चाहिए और भाड़ा आपको चाहिए है और कॉर्पस फंड चाहिए उनसे, और ये टाइम में कंप्लीट करे, और आपके पास अगर मेजॉरिटी नहीं है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी तकरार गुजारिश कर सकते हैं, इंटरिम स्टे ले सकते हैं, आपका रेंट आपको मिल जाएगा। ये दोनों तरफ से आप कर सकते हैं कार्रवाई। आप ये बशर्ते आपके साथ मेजॉरिटी हो तो आप टर्मिनेट कर सकते, नहीं हो तो आप जरूर कंज्यूमर कोर्ट में दावा लगाइएगा। बांद्रा कोर्ट में, बांद्रा कंज्यूमर कोर्ट में कलेक्टर बिल्डिंग में कोर्ट है, आप वहां अंतरिम आदेश लेके आपका भाड़ा भी ले सकते हैं और कॉर्पस भी ले सकते हैं, और टाइम लिमिट में भी पोजीशन मांग सकते हैं। चलिए दलवी साहब, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या, और जैसा आपने बताया 72 मेंबर्स हैं आपकी सोसाइटी में, उनकी भी ये कॉमन प्रॉब्लम है। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर अबूदे जी की सलाह के बाद आप लोग उसी तरीके से आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे और अपना हक यहाँ पर हासिल करेंगे। हमारे अगले कॉलर आ रहे हैं हरियाणा से, गौरव बंसल साहब। पूछिए बंसल जी अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे को ना एक हुड्डा का इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट हुआ था सितंबर 2004 में जी। उसके बाद मैंने उसकी कन्वेंस डीड करवाई अगस्त 2009 में। फिर किसी कारणवश मैं उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा सका। अब मैं रजिस्ट्री करवाने गया रजिस्ट्रार ऑफिस, तो उन्होंने कह दिया 3 लाख के स्टैम्प पेपर जो मैंने लिए थे इनवैलिड हो चुके हैं, अब रजिस्ट्री नहीं हो सकती इसकी। तो अब ये कुछ हो सकता है इन 3 लाख के स्टैम्प पेपर्स का? ये वो कह रहे हैं दोबारा लेने पड़ेंगे। जी जरूर, यहाँ की आपकी समस्या को सुलझाएंगे बंसल साहब। उदय जी क्या इनके लिए ऐसा है कि 6 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था, नहीं तो स्टैम्प ड्यूटी लैप्स हो जाती है। रजिस्ट्रार साहब आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सो गए, आपने ये स्टैम्प ड्यूटी वापस देनी है। मगर आपको एक रास्ता है, जो भी स्टैम्प ड्यूटी आप भरी उसका रिफंड आपको आप मांग सकते हैं, और बशर्ते अगर उनकी शर्तें आप मंजूर करें तो आपको कोई डिडक्शन होके उसका रिफंड मिल सकता है। मगर अभी तो आपको नई स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, आपको चारा नहीं है। चलिए, तो आपके क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए जैसा उदय जी कह रहे हैं कि अब आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, यहाँ आपको नई स्टैम्प ड्यूटी भरनी ही होगी। और इसी जवाब के साथ हम अपना ये लीगल स्पेशल प्रॉपर्टी गुरु शो यहीं खत्म करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने आपकी तमाम समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद की होगी, आपकी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने में, और हम आगे भी लगातार अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। उदय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर आपके मन में भी यहाँ पर sवाल हैं तो आप हमें जरूर लिखें pg@moneycontrol.com पे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और सवाल, कुछ और जवाबों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।